हेलो गाइस, वेलकम टू मिडिल थ्रो। और इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। लास्ट वीडियो में हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि अगर हम सॉलिड को हीट देते हैं, सप्लाई करते हैं, तो वो लिक्विड में चेंज होता है, और अगर लिक्विड को हीट सप्लाई करते हैं तो वो गैसियस स्टेट में चेंज होता है। वैसे ही अगर हम गैसियस स्टेट में अगर मैटर है उसको अगर हम कूल करेंगे तो वो लिक्विड बन जाता है, और लिक्विड को अगर हम कूल करेंगे तो क्या बन जाता है, वो हमारा सॉलिड बन जाता है। और उनके टर्म्स भी हमने पढ़े थे, और हमने एक डायरेक्ट टर्म देखा था जिसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं, जिसमें बिना लिक्विड स्टेट में गए सॉलिड गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं या गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस टॉपिक के कुछ और टर्म्स को अच्छे से समझने वाले हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको सबसे पहले जो काम करना है, उसमें आपको एक बीकर में या एक कंटेनर में आपको कुछ आइस क्यूब्स लेने हैं, आइस क्यूब्स या आइस लेना है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में आइस लेना है। इसको आपको देनी है थोड़ी सी हीट। ठीक है, तो थोड़ा सा आप हीट दे दो। ये फायर है, ओके, बहुत ख़राब है मुझे पता है, बट हाँ, तो इसको तुम हीट दो। अब जब तुम इसको हीट दोगे ना, तो सबसे पहला काम ये करो कि इसमें एक तुम लैबोरेटरी थर्मोमीटर लगा दो। लैबोरेटरी थर्मोमीटर वो होता है जो मैटर्स का जो टेम्परेचर है वो चेक करता है। तो यहाँ पे तुम एक थर्मोमीटर लगा दो जो उसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली चेक करता रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तुम्हें ना कंटिन्यूसली इसको थोड़ी देर के लिए हीट करना है। अब जब तुम उसको थोड़ी देर के लिए हीट करोगे तो तुम देखोगे ये जो तुम्हारा आइस है, जो नीचे के जो आइस है, नीचे के पोर्शन का जो आइस है, ये ना पिघल के पानी हो रहा है। ठीक है, नीचे पोर्शन का जो आइस है वो पिघल के धीरे धीरे पानी हो रहा है, और ऊपर के पोर्शन का जो आइस है वो थोड़े थोड़े आइस ही है अभी। अच्छा, जिस वक्त पहला आइस मेल्ट होके पानी में कन्वर्ट होना शुरू किया, उस वक्त क्या टेम्परेचर रहा होगा, उस वक्त टेम्परेचर रहा होगा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जिस वक्त पहला आइस मेल्ट होके पानी होना शुरू हुआ उस वक्त का टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। और जिस वक्त कोई भी सॉलिड, जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड लिक्विड में बदलना शुरू होता है, ठीक है, नहीं, पहली दफ़ा वो पिघलना शुरू होता है जिस भी टेम्परेचर में, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं उस पर्टिकुलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो हमें क्या पता चला, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्यों होता है 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे जाके पहली दफ़ा पहला आइस मेल्ट होना शुरू करता है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू करता है। ठीक है, समझ गए इतना? अच्छा, अब तुम देखोगे जब ये पहला आइस मेल्ट हुआ तब हमारा टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस था। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद जब बाकी सारे आइस धीरे धीरे मेल्ट हो रहे हैं तब भी हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है, पर हम तो कंटिन्यूसली हीट दे रहे हैं ना, तो हमारा टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा। लाइक पहले अगर हमारा टेम्परेचर -25 डिग्री सेल्सियस था तो वहाँ से हम 0 डिग्री सेल्सियस में गए और पहला बर्फ़ पिघलना शुरू हुआ, तो जब बाकी बर्फ़ पिघल रहे हैं तब भी तो हम हीट दे ही रहे हैं, तो 0 से कम 5 डिग्री 10 डिग्री तो हो ही जाना चाहिए था, तो क्यों नहीं हो रहा वो काम। तो हमारा जो ये हीट है, अगर इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है तो हमारा हीट कहाँ जा रहा है, कहाँ छुप गया है हमारा हीट। तो भाई साहब, हमारा हीट कहीं छुप नहीं गया है या कहीं गायब नहीं हो गया, ये हो ये रहा है ना कि हम जितना भी हीट उस टाइम पे उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब सप्लाई कर रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाने के बाद हम जितना भी हीट इस आइस को सप्लाई कर रहे हैं वो उसको यूज़ कर ले रहा है। किस में यूज़ कर ले रहा है, फॉर कन्वर्टिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। मतलब एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए आपका एनर्जी,
और वो एनर्जी वो कहाँ से ले रहा है, वो एनर्जी वो उस हीट से एक्सट्रैक्ट कर रहा है जो हम उसको सप्लाई कर रहे हैं। तो जब -25 डिग्री सेल्सियस था तब जब हम हीट प्रोड्यूस कर रहे थे, तब देखो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट नहीं हो रहा था, तो उसको हीट चाहिए नहीं थी किसी चीज़ के लिए, मतलब उसको एनर्जी चाहिए नहीं थी, तो उसने हीट को क्या हुआ, एब्जॉर्ब नहीं किया, एक्सट्रैक्ट नहीं किया, तो हीट हमारा सीधे सीधे टेम्परेचर थर्मोमीटर में शो होने लग गया। लेकिन जैसे ही हमारा बर्फ पिघलना शुरू किया, 0 डिग्री सेल्सियस में आ गया, तो क्या हुआ, बर्फ पिघलना शुरू किया। जैसे ही पिघलना शुरू किया तो उसको चाहिए अब एनर्जी टू कन्वर्ट इटसेल्फ फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो जैसे ही उसको एनर्जी चाहिए तो उसको एनर्जी कहीं ना कहीं से तो लेनी पड़ेगी, तो वो कहाँ से लेगा, इस हीट से लेगा जो हम उसको सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब जब पूरा आइस पानी में एक बार पिघल गया, बन गया, मतलब एक बार जब पूरा आइस पानी बन गया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वापस अब उसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है तो कोई एनर्जी खींचेगा नहीं अपनी तरफ, उसके बाद वापस हमारा थर्मोमीटर टेम्परेचर राइज शो करेगा। यानी कि पहले बर्फ़ के पिघलने से लेके पूरे बर्फ़ के पिघलने तक हमारा थर्मोमीटर कोई भी टेम्परेचर में डिफरेंस शो नहीं करेगा, थ्रू आउट द टाइम वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अच्छा, जो हीट उस टाइम पे हम सप्लाई कर रहे हैं वो ऐसा देखने में ऐसा लग रहा है कि कहीं छुपा हुआ है, तो इसको इसलिए हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, पूरे मैकेनिज्म समझ में आ गए। लेटेंट मतलब हिडन होता है, ठीक है, लेटेंट मतलब हमारा हिडन होता है, तो इसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कौन से हीट को, जो हम पहले बर्फ के पिघलने से लेके लास्ट बर्फ के पिघलने तक जो हम हीट दे रहे हैं, जो हमारा थर्मोमीटर में शो नहीं हो रहा है, उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारा सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है, ये हो गया हमारा सॉलिड टू लिक्विड। ये सेम चीज होती है लिक्विड टू गैसेस में भी, लिक्विड टू गैस में भी, ठीक है। एक बार मान लो हमारा पानी, हाँ, तो हमारा ये जो पानी है, एक बार पूरा बर्फ जो है वो पूरा पानी बन गया, अब वापस हम इसको हीट दे रहे हैं सप्लाई, तो इसके बाद तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। फिर आ गया हमारा टेम्परेचर कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होना शुरू करता है, यानी कि पानी जो है वो वेपर में चेंज होना शुरू करता है। तो वो वक्त जहाँ पे पानी वेपर में बदलना शुरू करता है या कोई लिक्विड गैसेस फॉर्म में बदलना शुरू करता है, वो जो पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो जो पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। जिस वक्त एक सॉलिड, जिस टेम्परेचर पे एक सॉलिड लिक्विड में बदलना शुरू होता है उसको बोलते हैं उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट, और जिस टेम्परेचर पे एक लिक्विड गैस में बदलना शुरू होता है उसको हम बोलते हैं उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ, पानी का बॉइलिंग पॉइंट हुआ 100 डिग्री सेल्सियस। अब जब वो 100 डिग्री सेल्सियस में है, यानी कि थोड़ा सा पानी जैसे ही वेपर में बदलना शुरू हुआ, तब हमारा टेम्परेचर कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये 100 डिग्री सेल्सियस कब तक रहेगा, क्या तुरंत 101 डिग्री हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी कन्वर्शन हो रहा है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या हुआ था, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्शन हुआ था, बट अभी क्या होगा, लिक्विड टू गैस कन्वर्शन हो रहा है। लिक्विड टू गैस कन्वर्शन हो रहा है तो वहाँ पे भी हमारे जो लिक्विड है उसको चाहिए एनर्जी, और वो एनर्जी कहाँ से लेगा, वो एनर्जी वहीं से लेगा, उस हीट से लेगा जो हम उसको सप्लाई कर रहे हैं। तो जब उसने अपने हीट से एनर्जी ले लिया तो क्या हुआ, हीट हमें थर्मोमीटर में दिखेगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेगा। यानी कि जब तक हमारा पूरा का पूरा पानी इवेपोरेट नहीं हो जाता या वेपराइज नहीं हो जाता, यानी कि पूरा का पूरा पानी जब तक गैस में नहीं बदल जाता, लिक्विड से पूरा गैस में नहीं बदल जाता, तब तक हमारे थर्मोमीटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो हमने फिर यहाँ से, यानी कि लिक्विड, पहले लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से पूरा लिक्विड वेपराइज होने तक जो हमने हीट दिया, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये था हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और ये है हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन यानी कि मेल्टिंग, वेपराइज होना यानी कि लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट होना, ठीक है।
तो आई गेस यहाँ तक कहानी तो बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए जैसे अभी बताया। तो इसका एक एक्सपेरिमेंट है, तो वो एक्सपेरिमेंट तुम लोग NCERT में जाके पढ़ो। और इस एक्सपेरिमेंट में तुम लोग को ध्यान ये देना है कि मैंने तुम्हें नॉर्मली समझा दिया, उसमें जैसे कि कैनोनिकल फ्लास्क हो गया, कुछ टर्म्स है, उस जो मटेरियल्स है या जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं हम एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, तो कुछ क्या है टर्म्स है, तो उन टर्म्स को आपको जाके ध्यान देना है। उन टर्म्स आपको याद होने चाहिए कि बीकर किसको कहते हैं, कैनोनिकल फ्लास्क किसको कहते हैं, या हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर कौन सा है, तो वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो सबको आई गेस क्लियर है। तो इसके बाद हम थोड़ा सा एक कन्वर्शन देख लेते हैं। चलो अच्छा, एक और पॉइंट, इसके बाद हम एक्चुअली इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमने देखा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखने वाले हैं। तो उससे पहले एक और पॉइंट ये है कि तुम्हें पता होगा कि दो टेम्परेचर को नापने के दो तरीके, एक है केल्विन, एक है डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होता है, 273 केल्विन होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम लिखेंगे कि पानी का आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में क्या होगा, 273 केल्विन पे हमारा पानी हमारा आइस मेल्ट होता है। ठीक है, वैसे ही अगर हम बोलेंगे कि हमारा पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस में वेपराइज होता है, तो केल्विन में क्या होगा, केल्विन में वो सीधा सीधा होगा। अगर यहाँ पे हमारा 100 डिग्री सेल्सियस है तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ 273 प्लस 100 यानी कि 373 के पे हमारा पानी जो है बॉयल होना शुरू करेगा। ठीक है, तो जितना भी चीज़ है उसमें बस आपको 273 ऐड कर देना है। अगर आपसे 57 डिग्री सेल्सियस का पूछा जाए तो कुछ नहीं, 57 प्लस 273 कर दो, जितना भी आंसर आएगा वो आपका केल्विन में लिख देना, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो जो भी आपको टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, उसको अगर 273 ऐड करेंगे तो आपका केल्विन वाला टेम्परेचर आ जाएगा। और अगर केल्विन में दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपको केल्विन में दिया हुआ है, मान लो 373 दिया हुआ है और आपसे पूछा गया कि डिग्री सेल्सियस में निकालो, तो क्या करोगे, तो 273 माइनस कर दोगे, क्या आएगा 100 डिग्री सेल्सियस, वो आ गया तुम्हारा। तो मतलब अगर डिग्री में दिया हुआ है तो तुम्हें 273 प्लस करके केल्विन वाला वैल्यू निकालना है। अगर केल्विन में दिया हुआ है तो 273 माइनस करके डिग्री सेल्सियस वाला वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलो तो अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि हीट बढ़ाने या कम करने से हमारे मैटर में क्या क्या डिफरेंसेस आता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि प्रेशर कम ज़्यादा करने से क्या हमारे स्टेट ऑफ मैटर में कुछ डिफरेंसेस आता है, क्या कुछ चेंजेस आता है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली जब हीट अप्लाई करते थे, मतलब तो क्या होता था कि हमारे जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से दूर चले जाते थे, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत बढ़ जाती थी, वो स्पीड में घूमते घूमते एक दूसरे से दूर चले जाते थे। पर यहाँ पे पूरी उल्टी चीज़ होती है, जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाते हैं वैसे ही हमारे जो पार्टिकल्स है वो बहुत एक दूसरे से चिपक जाते हैं। सो बाय अप्लाइंग प्रेशर particles of matter, obviously particles comes closer। इसका मतलब क्या है, अगर पार्टिकल्स क्लोजर आ रहे तो इसका मतलब क्या है, अगर हम प्रेशर देंगे तो गैस किस में बदल जाएगा, गैस प्रेशर से लिक्विड में बदल जाएगा और लिक्विड प्रेशर से सॉलिड में बदल जाएगा। एंड देयर इज इवन अ केस ऑफ CO2, जब कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है तो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। ड्राई आइस इज़ नथिंग बट सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसको अगर हम छुएंगे तो हमारी बस मौत तो निश्चित है। ठीक है, तो खैर, तो अप्लाई करने पे ये होता है। अब जनरली जो हमारा यूनिट है प्रेशर को नापने का वो है हमारा पास्कल। यूनिट क्या है हमारा, पास्कल। ठीक है, जिसको हम PA से डिनोट करते हैं। ठीक है, पर जो गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, जनरली प्रेशर नापने का क्या होता है, पास्कल होता है, पर जो गैसेस जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको हम किस में लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं ATM में। किस में लिखते हैं उसको हम, ATM में, यानी कि एटमॉस्फेरिक में, एटमॉस्फेयर में लिखते हैं। ठीक है, ATM तो तुम्हारा खैर शॉर्ट फॉर्म हो गया, क्या होता है ये, एटमॉस्फेयर।
गैसेस जो एग्जर्ट करता है प्रेशर उसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और 1 atm इज इक्वल टू 1.01 इंटू 105 पी। ठीक है, मतलब पास्कल और एटमॉस्फेयर सेम नहीं होता है। 1 atm इक्वल टू 1.01 इंटू 105 पास्कल। तो पास्कल जनरल यूनिट है प्रेशर एग्जर्ट का या प्रेशर नापने का, और जो प्रेशर गैस एग्जर्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब द प्रेशर एग्जर्टेड बाय एयर इन द एटमॉस्फेयर, प्रेशर एग्जर्टेड बाय air in atmosphere is known as atmospheric pressure। देखो यार, ये सब मैं ना तुम्हें ज़्यादा स्टोरी की तरह या एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी कि ये टर्म्स है जो तुम्हें याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से तो ये जो तुम्हारा इस चैप्टर का ना थोड़ा सा वो वाला टर्म है जहाँ पे तुम्हें समझने से ज़्यादा याद करना पड़ेगा। यहाँ पे ज़्यादा समझने लायक कुछ नहीं है, बस ये है कि जो प्रेशर का जो यूनिट होता है वो पास्कल होता है, और जो प्रेशर एग्जर्टेड बाई गैसेज इज नोन एज एटमॉस्फेयर। 1 atm इक्वल टू 1.01 इंटू 105 पास्कल, एंड द प्रेशर एग्जर्टेड बाई एयर, ये गैसेस था। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एटमॉस्फेयर गैसेस था, और ये बाई ओनली एयर। ओके, ओनली एयर इन एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और पानी में एयर का जो प्रेशर होता है वो 1 atm होता है। ठीक है, उसको भी मतलब एयर भी गैस ही है ना, तो एटीएम में ही उसको नापेंगे। ठीक है, तो वो 1 atm होता है, और वो 1 atm को हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो आई गेस यहाँ तक क्लियर था। इससे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया आई गेस वो भी तुम्हारा क्लियर था। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही था। इसके बाद एक और टॉपिक है हमारा इवेपोरेशन, उसके बाद हम लोग सीधा तुम्हारे इंटेक्स्ट क्वेश्चंस और एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे कूद जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल देर नहीं करेंगे ताकि तुम लोगों को आंसर्स भी मिलते रहें। और एक बार मैंने इवेपोरेशन का टॉपिक कंप्लीट करते हैं तो तुम्हारे टेलीग्राम ग्रुप पे तुम्हारे थियरी नोट्स आ जाएंगे। देन जब जैसे जैसे मैं एनसीईआरटी या इंटेक्स करवाऊंगी वैसे वैसे आपका इंटेक्स और एनसीईआरटी का भी जो नोट्स है वो प्रोवाइड होता रहेगा, कोई इशू नहीं है। तो चलो यार, इस वीडियो के लिए फिर इतना ही। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।